नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है दो बहुओं के बीच राशन का बंटवारा करने वाली सास। तो फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं इस कहानी के बारे में। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लीला की दो बहुएं जिनका नाम सुनैना और कविता था। दोनों बहुओं की आपस में बहुत बनती थी। सुनैना एक गरीब घर की लड़की थी और कविता एक अमीर घर से आई हुई थी। लीला रोज अपनी दोनों बहुओं को इकट्ठे देखकर खुश नहीं होती थी। लीला के दोनों बेटे की एक बहुत बड़े कपड़े की दुकान थी। लीला के पति की बहुत समय पहले ही मौत हो चुकी थी। दोपहर को लीला अपने कमरे में आराम कर रही थी तो लीला को बाहर बहुत जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है और बोलती है कि ये कौन है जो इतनी जोर जोर से हंस रहा है। वे अपने कमरे से उठकर बाहर आती है और देखती है कि दोनों बहुएं जिनका नाम सुनैना और कविता था टीवी में एक सीरियल को देख रही थी और साथ में पॉपकॉर्न भी खा रही थी। कविता जो छोटी बहू थी वे सुनैना को बोलती है कि दीदी ऐसा करते हैं, जाओ और आप रसोई से एक और पॉपकॉर्न लेकर आओ। तो सुनैना कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ और वे रसोई में चली जाती है पॉपकॉर्न लेने। और सास देखती है कि कविता क्यों नहीं जा सकती पॉपकॉर्न लेने रसोई में, ये हमेशा ही सुनैना को क्यों भेजती है हर काम करने को। तो सास देखती रहती है कि कविता छोटी है और खुद तो कोई काम ही नहीं करती और बड़ी बहू को ही आगे पीछे घुमाती रहती है। उसे बहुत तरस आता है कि बड़ी बहू हमेशा काम में लगी रहती है और छोटी मजे लेती है, टीवी देखती है। ये तो गलत बात है ना। फिर देखती है कि सुनैना बहू पॉपकॉर्न लेकर आती है और फिर दोनों टीवी देखने लग पड़ती हैं। कविता सुनैना को बोलती है कि दीदी आज रात को क्या बनाना है खाने में, मेरा तो आज बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा खाना बनाने को। तो सुनैना कहती है कि कोई बात नहीं कविता, तुम टेंशन मत लो, मैं बना लूंगी ना खाना, तू बस मजे से टीवी देख। तो सास सोचती है कि कविता अपनी ही मनमर्जी करती है, जानबूझकर सुनैना को ऐसा बोलती है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी और तू खाना बना दे, बहुत चालाक है ये कविता। फिर कविता कहती है कि ठीक है दीदी, आप भी ना बड़ा मजाक करती हैं मेरे साथ, चल साथ साथ में मैं सब्जी भी काट देती हूँ। सुनीता कविता को कहती है। सुनैना टीवी देखते देखते फिर से रसोई में जाती है और सब्जी लेकर आती है और सब्जी काटनी शुरू कर देती है। साथ साथ में टीवी देखती है और कविता से बातें भी करती है। लीला ये सब कुछ देख रही होती है और बोलती है कि कविता ने तो बड़ी बहू को अपने पीछे लगा लिया है। और कविता ने क्या लगाया अपने पीछे, बड़ी बहू तो खुद ही उसके आगे पीछे घूमती है। अब मैं उसे कितनी की बार समझाऊं, कितनी बार उसे बोला है, पर सुनैना के भी कान में जूं नहीं रेंगती, वो भी कविता के पीछे पीछे ही भागती है। लीला रोज ही यही सिलसिला देखती रहती, पर उसे ये पता नहीं था कि ये उन दोनों का आपसी प्यार है, ना कि एक दूसरे को पीछे लगाना। पर लीला को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं दोनों बहुओं को ही अलग कर दूं, जिससे घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और ना ही कविता सुनैना को अपने पीछे ना लगाए और सुनैना भी अपने बारे में सोचे। वो सोचती है कि चलो ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा, मेरे दोनों बेटे तो मेरे कहने से बाहर ही हैं। शाम को सुनैना अपने कमरे में अलमारी में कपड़े सेट कर रही थी तो कविता सुनैना के कमरे में आती है और बोलती है कि दीदी क्या कर रही हो तुम, कुछ हेल्प कर दूं तुम्हारी काम में।
तो सुनैना कहती है कि मैं अलमारी में कपड़े सेट कर रही हूँ, मदद करने की क्या ज़रूरत है, आओ ना बैठो इधर। बहुत दिनों से सोच रही थी मैं कि अलमारी के कपड़े सेट करने हैं, पर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो कविता कहती है कि ठीक है दीदी, ये आपने सूट कब लिया था? वे अलमारी में पड़ा हुआ एक सूट देखती है। तो सुनैना कहती है कि पिछले साल लिया था ये सूट, अभी तो मैंने पहनकर भी नहीं देखा कि कैसा है। तो कविता कहती है कि अच्छा दीदी, अभी तक आपने पहनकर नहीं देखा है? तो सुनैना कहती है कि हाँ, मुझे तो वक़्त ही नहीं मिलता नए नए कपड़े डालने का। तो कविता कहती है कि दीदी, मुझे तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और इसका सूट का डिज़ाइन तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर सूट है ये। तो सुनैना कहती है कि अगर तुम्हें इतना ही पसंद है ये सूट तो तुम रख लो। तो कविता कहती है कि नहीं दीदी, ये आपका ही सूट है, आप ही पहनो इसे। और आप साथ में बोल रही हैं कि मैंने तो कभी पहले पहना ही नहीं, तो मैं तो वैसे ही बोल रही हूँ कि इसका रंग और डिज़ाइन बहुत अच्छा है। तो फिर इसे और साथ में मैंने एक बार भी नहीं पहना इसको। तो सुनैना कहती है कि तो क्या हुआ अगर नहीं पहना मैंने, तो मेरे और तुम्हारे में कोई फ़र्क है क्या? तो कविता कहती है कि नहीं दीदी। तो सुनैना कहती है कि तो फिर मैं भी तो तुम्हारी चीज़ें लेती हूँ ना, तो तुम भी तो मुझे दे देती हो अपनी चीज़ें, तो कभी कुछ कभी कुछ। तो सुनैना कविता के हाथ पर सूट थमा देती है और बोलती है कि कविता, मुझे ये सूट बहुत ही कविता मुझे अपनी बड़ी बहन समझती हो, तो ये सूट तुम अपने पास रख लो। फिर कविता से ना नहीं बोली जाती और वे बोलती है कि ठीक है दीदी, जब आपको भी पहनना होगा तो आप भी पहन लेना। फिर कविता सुनैना के गले लगती है और बोलती है कि थैंक यू दीदी, आप कितनी अच्छी हो, मेरे बारे में कितना सोचती हो, आप मेरी जेठानी नहीं बल्कि बड़ी बहन हो। तो सुनैना कहती है कि मैंने भी तो तुम्हें कभी अपनी देवरानी नहीं समझा, बल्कि जब से तुम इस घर में शादी करके आई हो, मैंने तुम्हें हमेशा से ही अपनी छोटी बहन ही समझा है। दरवाजे पर खड़ी लीला उन दोनों की बातें सुन रही थी और बोलती है कि कविता देखो कितनी मीठी मीठी बातें करके सुनैना का दिल जीतने की कोशिश करती है, ताकि वे सुनैना उसे अपना सूट दे सके। तो कविता तो धीरे धीरे सुनैना का सब कुछ ही छीन लेगी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। शाम को लीला अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है अपने कमरे में, और जब वे दोनों बहुएं लीला के कमरे में आती हैं तो लीला कहती है कि देखो, आपको तुम दोनों को पता चल ही गया होगा कि मैंने तुम दोनों को यहाँ पर क्यों बुलाया है। सुनैना कुछ नहीं बोलती और वे असमंजस में पड़ जाती है। तो कविता कहती है कि हाँ माँ जी, कुछ काम होगा आपको, इसीलिए तो बुलाया होगा आपने। तो लीला कहती है कि देखो बड़ी बहू और छोटी बहू, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है कि मैं तुम दोनों को अलग कर रही हूँ। तो दोनों बहुएं इतनी सी बात सुनकर हैरान हो जाती हैं। तो बड़ी बहू सुनैना कहती है कि क्यों माँ जी, ऐसा क्या हो गया? तो लीला कहती है कि आज से तुम दोनों का सब कुछ अलग अलग होगा, यहाँ तक कि घर के राशन का भी बंटवारा होगा। दोनों बहुएं रोने लग जाती हैं और बोलती हैं कि माँ जी, हम दोनों एक दूसरे के बिना कैसे रह सकती हैं। और साथ में सुनैना बोलती है कि माँ, आप हम दोनों को तो अलग कर रही हैं और साथ में अपने दोनों बेटों को भी अलग कर रही हैं। तो लीला कहती है कि नहीं, वो मुझे नहीं पता, हम तो सोच भी नहीं सकती एक दूसरे के बिना, हम कैसे रहेंगे। तो लीला कहती है कि जब से छोटी बहू इस घर में आई है तब से वे तुमको अपनी उंगलियों पर नचा रही है, पर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ
रही। तो सुनैना कहती है कि माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भला कविता मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? वो तो मुझे अपनी बड़ी बहन मानती है। कविता रोने लग पड़ती है और अपनी सास को बोलती है कि माँ जी, आपने ये सोच भी कैसे लिया? तो फिर सुनैना कहती है कि माँ जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं और कविता हम एक दूसरे को देवरानी जेठानी नहीं समझती, बल्कि एक छोटी बहन और बड़ी बहन के नाते हम इस घर में रह रही हैं। आज तक तो हमारा कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, तो फिर हम अलग होना किस बात के लिए? तो फिर दीदी के साथ मैं ऐसा क्यों करूंगी? कविता कहती है, मैं तो ये सपने में भी नहीं सोच सकती, और आपने तो इतनी बड़ी बात भी कह दी है। कम से कम माँ जी कुछ सोच समझ तो लेते कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। तो लीला कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे बेवकूफ़ मत बना, मैं अच्छे से समझती हूँ। फिर सुनैना कहती है कि माँ जी, हम दोनों आपको कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। आपके सामने ही तो हमें कितने बरस हो गए साथ में रहते। आज तक आपको भी तो पता ही है कि हमारा आज तक कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ना काम के सिलसिले में और ना ही खाना बनाने के सिलसिले में। तो लीला सुनैना को बोलती है कि सुनैना बहू, तुम बहुत ही ज्यादा भोली हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी आंखों पर कविता के प्यार की पट्टी बंधी हुई है, कविता के झूठे प्यार की, इसीलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर लीला कहती है कि मैंने ये फैसला ले लिया है, इस घर का भी बंटवारा हो जाएगा। तो सुनैना और कविता कहती है कि माँ जी, आपने तो अपना फैसला हमें सुना लिया, पर आपने हमारा फैसला तो सुना ही नहीं कि हम क्या चाहती हैं, और साथ में आपने अपने दोनों बेटों से भी नहीं पूछा। तो लीला कहती है कि मैंने बाहर के आंगन में एक लाइन लगा दी है, एक रेखा खींच दी है। एक तरफ बड़ी बहू का घर है और दूसरी तरफ छोटी बहू का घर है, और खाना भी अलग अलग होगा। और मैं ये फैसला करती हूँ कि मैं अपनी बड़ी बहू सुनैना के साथ रहूंगी। और कविता की तरफ देखकर बोलती है कि अब मैं भी देखती हूँ कि कौन सुनैना बहू का फायदा उठाता है। फिर सुनैना बोलती है, माँ जी, कब से आप सुनैना बहू का फायदा ही बोले जा रही हैं? आपने कम से कम मेरी बात जानने की कोशिश की, मैं क्या सोचती हूँ। कविता और सुनैना अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और अपने अपने पति से बात करती हैं कि माँ जी से बात कीजिए, हमें अलग नहीं रहना है। तो लीला के दोनों बेटे अपनी माँ से बात करते हैं और अपनी माँ को मनाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि माँ, आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया है और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा है। तो लीला कहती है कि तुम दोनों तो पूरा पूरा दिन ही दुकान पर रहते हो, तुम दोनों को बताने से क्या फायदा? तुम कौन सा मेरी सुनते हो? तुम दोनों को क्या पता कि घर में क्या चल रहा है? तो दोनों बेटे बोलते हैं कि माँ, हमें सब कुछ पता है। अगर हम घर पर नहीं रहते तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ भी नहीं पता कि घर में क्या चल रहा है। तो लीला कहती है कि मैंने तो फैसला कर लिया है और दोनों बहुओं को भी बता दिया है हमें। तो दोनों बेटे कहते हैं कि माँ, हमें सब पता होता है, हमें घर में क्या चल रहा है। तो लीला कहती है कि अच्छा, सब कुछ पता होता है क्या तुम दोनों को? तो ये भी पता होना चाहिए कि कविता सुनैना बहू के साथ कैसे बर्ताव करती है। तो दोनों बेटे बोलते हैं कि माँ, वो इस घर में देवरानी जेठानी बनकर नहीं रहती, बल्कि छोटी बहन और बड़ी बहन करके ही रहती हैं, बल्कि वे दोनों बहनों की तरह ही रहती हैं। आपको कोई गलतफहमी हो गई है माँ, पर माँ, आपको पता नहीं क्या हो गया है, दादी की तरह ही आप बर्ताव किए जा रही हैं। तो लीला को गुस्सा आता है और बोलती है कि अच्छा,
मैं दादी की तरह बर्ताव किए जा रही हूँ। तुम्हारी ऐसा बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई? तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारी दादी मेरे साथ कैसा बर्ताव करती थी? तो दोनों बेटे बोलते हैं कि नहीं माँ, हमने भी पिताजी से ही सुना है। तो लीला कहती है कि तुम्हारी दादी की तरह अगर मैं बर्ताव कर रही हूँ, फिर आगे से रोने लग जाती है और बोलती है कि आज तुम्हारे पापा जिंदा होते तो आज मुझे इस तरह से रोता हुआ नहीं देखते। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, तुम सबके भले के लिए ही तो कर रही हूँ। इसमें सुनैना बहू और कविता बहू का ही तो फायदा है, मुझे क्या मिलेगा इसमें? तो दोनों बेटे अपनी माँ को चुप करवाते हैं और बोलते हैं कि चलो ठीक है माँ, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे ही करो। फिर लीला कहती है कि मैंने आंगन में एक रेखा खींच दी है, उसके आर पार कोई भी नहीं जाएगा। तो दोनों बेटे बोलते हैं कि ठीक है माँ, हमने दुकान से लौटते वक्त ही ये रेखा देख ली थी। हमें तो पहले ही लग रहा था कि माँ ने घर में कुछ ना कुछ तो किया होगा। माँ, हम तुम्हारे लिए ये भी कर देंगे, दोनों बेटे बोलते हैं। फिर लीला दोनों बहुओं को सारा घर के सामान का बंटवारा कर देती है और राशन का भी बंटवारा कर देती है। 2 बोरी भरकर स्टोर में आटा पड़ा हुआ था, 1 बोरी वे सुनैना बहू को दे देती है और एक छोटी बहू जिसका नाम कविता है उसको दे देती है। रसोई में जितने भी दालें पड़ी हुई थी सबके 2-2 हिस्से कर देती हैं। लीला ये सब कुछ अपनी बेटों और बहुओं के सामने ही कर रही थी, हर चीज का आधा हिस्सा कर रही थी। रसोई की हर चीज के 2-2 हिस्से हो जाते हैं। फिर सारे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और अगली सुबह अपनी अपनी रसोई में खाना बनाते हैं। कविता अपनी सास को बोलती है कि माँ जी, आपने हल्दी नहीं दी। तो सास बोलती है कि रुको, मैं अभी हल्दी लेकर आई। तो सास लीला रसोई में जाती है और हल्दी का डिब्बा लेकर आती है। आधा डिब्बा अपने लिए रख लेती है और आधा डिब्बा कविता को दे देती है। कविता ये देखकर बड़ी हैरान होती है कि माँ जी ने हल्दी, नमक सबका आधा आधा हिस्सा कर दिया है। सास रसोई में चली जाती है। इतने में सुनैना आती है और कविता को बोलती है कि कैसी हो कविता, आज सुबह की तुम दिखाई भी नहीं दी। तो कविता कहती है कि दीदी, मैं भी यही देख रही थी कि दीदी भी आज मुझे सुबह की नहीं दिखाई दी। तो कविता बोलने ही लगती है कि सास आ जाती है और सुनैना को आवाज लगा लेती है कि सुनैना बहू, जरा इधर तो आ। कविता कहती है कि जाओ दीदी, माँ जी फिर से गुस्सा हो जाएंगी और किसी ना किसी बात को लेकर बखेड़ा खड़ा कर देंगी। फिर सुनैना कहती है कि कविता अपना ख्याल रखना। फिर कविता चली जाती है। ऐसे ऐसे करते कई दिन निकल जाते हैं और कविता अपने घर में रहती है और सुनैना अपने अलग घर में। पर दोनों ने अपनी सास के जो नियम थे, जो सास ने उनको जो नियम दिए थे कि एक दूसरे की रेखा पार नहीं करनी, उन्होंने उन नियमों का अच्छे से पालन किया और अपनी सास के सामने जरा सी भी हिम्मत नहीं की उस रेखा को पार करने की और अपनी सास की बातों का सम्मान रखा। पर लीला ये बात भूल जाती है कि कविता और सुनैना को अलग करने से घर में खुशियां तो मानो चली ही गई हों, पर घर में खुशी तो एक साथ रहने में थी, ना कि उनको अलग अलग करने की। पर लीला को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। सब समझा कर थक चुके थे, पर लीला को तो अपनी मर्जी ही करनी थी। लीला ये बात समझने को तैयार ही नहीं थी कि असली खुशी तो इकट्ठे रहने में होती है, ना कि अलग अलग रहने में।
तो लीला ये बात समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। आखिर वे अपने इरादे में कामयाब होकर ही रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।